हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का 23 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो इस वाले वीडियो में 23 फरवरी को पूछे गए ऑल शिफ्ट के लगभग 80 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं। तो सूर्य कुमार यादव ये क्रिकेट से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें सूर्य कुमार यादव या स्काई के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्य कुमार अशोक यादव एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो एक दिवसीय और टी20 प्रारूप में भारत के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना बिहार ने शुरू की है। फैक्ट जान लीजिए। बिहार सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। अब भारत में कई सालों बाद ऐसा हुआ कि जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 1299 से 1301 तक का किसका शासन था? खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक। फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशुफ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। गाइस अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा ये टेनिस से संबंधित है। फैक्ट जान लीजिए। वर्ष 2004 में बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 के अंत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 42 हो चुकी थी, जो किसी भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा थी। ये आपको ध्यान रखना है। सानिया मिर्जा एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली हैं, जिनका निकाह पाकिस्तान मूल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शोएब मलिक से हुआ है। सानिया मिर्जा भारत के लिए टेनिस खेलती हैं। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। परिभाषा जान लीजिए। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हों उन्हें विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस अनुच्छेद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली है। फैक्ट जान लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 132, 133, 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राज्य है जहां पर फार्मूला 1 रेस होगा। वह पहला राज्य कौन सा है जहां पर फार्मूला 1 रेस होगा? हैदराबाद। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस, जिसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा गया है, ग्रेटर नोएडा के बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी। यह रेस 30 अक्टूबर 2011 को आयोजित की गई थी और इसे सेबेस्टियन वेटल रेड बुल रेसिंग ने जीता था। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह सर्किट 5.125 किलोमीटर लंबा था और इसे जर्मन वास्तुकार हरमन टिल्के ने डिजाइन किया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि KFON केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए गाइस, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON अपनी लाभार्थियों तक पहुंचने से कुछ ही नौकरशाही कदम दूर है। पहली पिनाराई विजयन सरकार की महत्वाकांक्षी प्रमुख परियोजना 15 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना और सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल की समस्या का समाधान करना है या विभाजित करना है। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहां से हुई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है ये नई दिल्ली से हुई थी।
फैक्ट जान लीजिए। पहला खेलो इंडिया गेम्स जो है ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत हुई। इस पहल को बड़ी सफलता तब मिली जब भारतीय ओलंपिक संघ IOA उस साल के अंत में इस पहल से जुड़ गया और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। उद्देश्य जान लीजिए। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की खोज करना है। इसका पहला आयोजन 2018 में हुआ था। अब हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की। तो देखिए इसका जो आयोजन है उड़ीसा राज्य द्वारा 2021 में किया गया था। आयोजन हरियाणा राज्य द्वारा किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या पूछा गया था कि गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उनकी उम्र क्या थी। देखिए जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तब उनकी उम्र महज 46 साल की थी। 9 जनवरी को 1915 में 9 जनवरी को उनकी जो उम्र थी 46 साल के थे। 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। 2023 में बजट घाटा 2022 से कितना है ये भी देख लीजिए आप लोग। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 81,177 करोड़ 97 लाख रुपए है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96% था। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का विलोम शब्द होता है प्रकाश। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां किया। तो राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जयपुर में किया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैंड का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। न्यूटन के यही समकालीन जर्मन विद्वान हाइगेज ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेब थ्योरी ऑफ लाइट्स का प्रतिपादन किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में आता है। तो अभिलेख न्यायालय जो है 137 आर्टिकल में आता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दार्जिलिंग का लोक नृत्य क्या है। तो देखिए दार्जिलिंग का लोक नृत्य है चटके नृत्य और तमांग सेलो। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में तमांग सेलो दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। फैक्ट जान लीजिए। दार्जिलिंग के पारंपरिक नृत्यों में चटके नृत्य शामिल है और नृत्य मारूड़ी नृत्य और तमांग सेलो जो नेपाल में उत्पन्न हुए हैं। दार्जिलिंग में नृत्य के अन्य रूपों में शामिल हैं तिब्बती चैन, लक्सर, तिब्बती नंबर्स की पूर्व संध्या के दौरान परिष्कृत वेशभूषा और रंगीन मुखौटे के साथ प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि जातिगत जनगणना कहां शुरू हुई। तो जातिगत जनगणना बिहार में शुरू हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। इसकी शुरुआत पटना के VIP इलाकों से शुरू हुई। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से मकानों को कोई नंबर नहीं दिया गया है। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा ये भी जान लीजिए आप लोग। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। फैक्ट जान लीजिए आप लोग। दिल्ली की सल्तनत से हटते ही उसी साल यानी 14 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल में बहराम शाह से युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुई थी। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान रजिया को अपने सलाहकार जमात उद दीन याकूत से इश्क हो गया। याकूत भी रजिया को बहुत ही ज्यादा चाहता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डांडिया कहाँ का नृत्य है। तो डांडिया जो है गाइस ये गुजरात का नृत्य है। फैक्ट जान लीजिए। डांडिया रास से नृत्य वहाँ रास के कई रूप हैं, लेकिन गुजरात में नवरात्रि के दौरान प्रदर्शन डांडिया रास सबसे लोकप्रिय रूप है। रास के अन्य रूपों केवल एक बड़ी छड़ी प्रयोग किया जाता है, जहां राजस्थान से डोंग लीला और उत्तर भारत से रासा लीला में शामिल है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के 117 परमाणु क्रमांक किसका है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 117 परमाणु क्रमांक टेनेसाइन का है। एक बात आपको और ध्यान रखने की, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम जब संशोधित राज्य कौन सा है।
भारत का प्रथम संशोधित राज्य है त्रिपुरा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई थे अध्यक्ष इसके। फैक्ट जान लीजिए, सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा फ्रांसीसी प्रथा के बाद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। निर्वाचक सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। सर वी.एन. राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जब यह विधानसभा के रूप में मिले, इनकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर ने की। एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना कि जी.बी. मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर गयासुद्दीन बलबन का शासक था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गयासुद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम वहाउद्दीन था। 1249 से 1286 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1287 तक राज्य किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, यह आपको ध्यान रखना है। राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला। गाइस, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि डाटो से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डाटो से डांडिया नृत्य किया जाता है, जो कि गुजरात का नृत्य है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। फैक्ट देख लीजिए, राज्यसभा जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद, भारत की संसद का ऊपरी सदन है। पश्चिम बंगाल 16 सीटों का चुनाव करता है और वे अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या नामांकन के दौरान एक पार्टी के पास होने वाली सीटों की संख्या से निर्धारित होती है और पार्टी एक सदस्य को मतदान के लिए नामांकित करती है। राज्य विधानसभाओं के भीतर चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय वोट का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गुजरात के सूरत में स्थित है काकरापार संयंत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAPP की तीसरी इकाई 700 मेगावाट की क्षमता वाली है। यह प्लांट सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। रिएक्टर में संशोधित सेफ्टी फीचर और स्टीम जनरेटर लगे हैं। देखिए गाइस, परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हर हाल में ही पूछा जाएगा। तो देखिए गाइस, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर पूछा जाए कि तारापुर परमाणु रिएक्टर ये कहां पर स्थित है? तो तारापुर परमाणु रिएक्टर ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु रिएक्टर कहां पर स्थित है? तो नरोरा परमाणु रिएक्टर उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 29 जून 1539 को हराया था। फैक्ट जान लीजिए, 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी शेर खान के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी ने 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्कंद का विलोम शब्द निर्माण होता है।
परिभाषा की अगर हम बात करें तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत, अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को अतः रद्द कर दिया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि ईशित का विलोम शब्द क्या होता है? तो ईशित का विलोम शब्द प्रचुर होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन के अधिकार से संबंधित है। फैक्ट जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। शैद्धांतिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है ना कि विदेशियों के लिए, यह अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 में वर्णित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित रविशंकर शर्मा जो हैं ये सितार वादक से संबंध रखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितारे सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया। शंकर ने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभावों को शामिल किया। अन्य वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन तो आपके हर हाल में हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरोदबाद की। सरोदबाद से देखिए अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ, ये संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। संतूर की अगर मैं बात करूं तो संतूर से देखिए गाइस, संतूर से शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी संबंधित है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। सारंगी की बात करूं तो सारंगी से सुल्तान खान, रामनारायण, सबरी खान संबंधित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 1024 किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लीजिए। 1930 में ब्रिटेन की संबंध ने किस राज्य में संयंत्र की स्थापना की थी? तो 1930 में ब्रिटेन की संबंध ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। घोगा किस ग्रुप का है? तो घोगा जो है ये मोलस्का है, यह आपको ध्यान रखना है। फैक्ट जान लीजिए। आर्थ्रोपोडा के बाद चूर्ण परिवार दूसरी सबसे बड़ी अकशेरुकी पशु समुदाय है। ये सबसे बड़ी समुद्री प्रजाति जो सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग 23% हिस्से का निर्माण करते हैं। घोंगे और समुद्री घोंगे उदरपद नामक मोलस्का की समुदाय में अकशेरुकीय वर्ग के एक व्यापक वर्गीकरण से संबंधित है। वे 65,000 और 80,000 जीवित घोंगे और समुद्री घोंगे की प्रजातियों के साथ चूर्ण प्रवार समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं और ये व्यापक रूप से सबसे विविध वर्ग हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। गैस्ट्रोपोडा वर्ग में नामांकित जानवरों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो कीड़े की कुल संख्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है कि 2023 में श्रीलंका में T20 के भारत के कप्तान कौन थे? आपको बताना है हार्दिक पांड्या थे या फिर रोहित शर्मा थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 2023 का T20 विश्व कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उप विजेता टीम कौन थी? पाकिस्तान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा
मणिपुरी नृत्य किस देवता पर मनाया जाता है? तो मणिपुरी नृत्य जो है ये राधा कृष्ण या विष्णु के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट जान लीजिए, मणिपुरी नृत्य जीवन शक्ति के साथ संयुक्त एक गहरी अनुशासिक परंपरा की अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय धारणा कहती है कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा मणिपुरी नृत्य शैलिका की निर्मात्री थी। फिर यह उमा और भगवान शिव थे जिन्होंने वास्तव में मणिपुर में इस रस के नृत्य शैली को दोहराया था। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने हाल ही में विश्व बैंक से कितना लोन लिया है? तो भारत ने हाल ही में विश्व बैंक से 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर लोन लिया है। फैक्ट जान लीजिए, विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुल 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 13,834.54 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डुंगरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो डुंगरिया जनजाति उड़ीसा के नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। मैं तो फैक्ट जान लीजिए, उड़ीसा के नीलगिरी की पहाड़ियों में डुंगरिया कोर्ट की जनजाति निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफडीआई में बीमा क्षेत्र में कितनी सीमा रखी गई है? तो एफडीआई में बीमा क्षेत्र में कुल 74% की सीमा रखी गई है। फैक्ट जान लीजिए, संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनी विदेशी निवेश संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पसंद का विलोम शब्द क्या होता है? तो पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आग का पर्यायवाची शब्द अग्निपावक होता है। आग के पर्यायवाची शब्द हैं अनल, पावक, कृष्णाणु। आग के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला आदि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पादप कोशिका का जनन अंग है? तो पादप कोशिका का जनन अंग है पुष्प। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें। अगर आप लोग आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस भाग में है? भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से 62 भाग 5 में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 943। 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 933। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 184 है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। तो आंसर हो जाएगा आपका दमन और दीव। तो आप लोग यहां पर दे सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक हो जाएगा केरल, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम हो जाएगा दमन और दीव। तो देखिए, दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है 618 और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1084। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिएगा, इसमें पांडुचेरी का जो है जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 1176 वाला जिला है। जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम
533 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। देश का लिंगानुपात 940 है, जिसमें वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है। भारत में बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो देखिए, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में बाल लिंगानुपात 6 वर्ष पर 914 है, यह आपको ध्यान रखना है। केरल ने सबसे अधिक लिंगानुपात 184 दर्ज किया है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात मिजोरम 971 में दर्ज किया गया है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है 830, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शाह कुली खान का मकबरा ये कहां पर स्थित है, तो शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा राज्य के नारनौल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, शाह कुली खान का मकबरा भारतीय राज्य हरियाणा के नारनौल में स्थित एक मकबरा है। यह शाह कुली खान का विश्राम स्थल है, जो नारनौल के गवर्नर थे। इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो शाह कुली खान का मकबरा जगह के बारे में जान लीजिए। देखिए, नारनौल की अगर हम बात करें तो नारनौल हरियाणा है। ये कब बनाया गया था, तो ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्थापत्य शैली मुगल वास्तुकला से निर्मित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। बात की जाए अमीर खुसरो के जन्म की, तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव कासगंज में हुआ था। उसने खुद को तोता ए हिंद कहा था, यह आपको ध्यान में रखना है। उसने खुद को यानी अपने आप को तोता ए हिंद कहा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को, यह आपको ध्यान में रखना है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे संगीत की ख्याल और तराना शैलियों के प्रवर्तक भी थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कव्वाली के जनक के रूप में भी माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कव्वाली के जनक के रूप में भी इन्हें माना जाता है, किन्हें, अमीर खुसरो को। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनु रानी किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो देखिए, अनु रानी जो है ये भाला फेंक एथलीट से जुड़ी हुई हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अनु रानी जन्म 28 अगस्त 1992 मेरठ में एक भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं और वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम है। अनु वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका है। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है आज के पेपर में। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ले लिया है, शायद अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। तो जान लीजिए आप लोग, नीरज चोपड़ा के कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड के दौरान किए गए हैं। शानदार थ्रो में सबसे बेहतर जकार्ता में हुए 2018 एशियाई खेलों में देखने को मिला था, जहां उन्होंने 88.06 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक एथलीट भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। कुछ खास ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं मिले हैं, थोड़े ही क्वेश्चन मिले हैं। जैसे हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। लकड़ी से बना हुआ यंत्र जो कर्नाटक में बजाया जाता है, तो तंबूरा लकड़ी, तांबे और इस बात से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केनरा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, तो देखिए 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था। मर्जर के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था, ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। फैक्ट जान लीजिए, यह एक ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि काकोरी कांड जो हुआ था
ये किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। काकोरी षड्यंत्र के पीछे का विचार सरकार के धन को सुरक्षित करना था। ट्रेन में ब्रिटिश सरकार के पैसे के बैग थे। यहां शामिल लोगों में स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, दुर्गा भगवती, चरण वोरा, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु शरण, दुर्लिप, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्र नाथ सान्याल और मन्मथलाल गुप्ता भी शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है। काकोरी कांड जो हुआ था उनमें सभी ये शामिल थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं। मैंने कोशिश काफ़ी की लेकिन हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप पुटअप जरूर करें क्वेश्चंस, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने पीडीएफ में शामिल कर लूँगा। अगर आप लोगों को आज की पीडीएफ चाहिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।